स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का हमारा सेकंड सब्जेक्ट है एमएचआई 108। आपने मेरी एमएचआई 103 की प्लेलिस्ट देख ली होगी। मैं आपके लिए एमएचआई 108 को जो है 2 पार्ट में बना रही हूँ। राइट। तो मैं आपको पूरी बुक इस तरीके से समझा दूंगी कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, और जो जो रिटर्न मेरे पास थोड़े बहुत आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट। आपका बुक का टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरणीय इतिहास। राइट। ये मेरे पास जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है आपका। ओके। इसमें इसमें जो आपके जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है, सबसे पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो आपके स्टार्टिंग के जैसे 3 लेसन हैं, तो उससे आपके ये जो 3 क्वेश्चन है उससे ये क्वेश्चन पेपर बनता है। ये चाहे ये हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग के जो 3-4 लेसन होते हैं, 3 लेसन तो आपको करने ही है क्योंकि ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन उसी से आते हैं। उसके बाद जो आपके बीच के 2 लेसन होते हैं उससे आपका डेल्टा ये आता है। तो ठीक है, बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे एक्सप्लेन इस पूरी बुक में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि सीक्वेंस वाइज बुक के साथ आया है। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि पर्यावरण इतिहास अंतःविषयक चरित्र का है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। राइट। हमें फर्स्ट टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पर्यावरण का इतिहास, और यही आपने एमएचआई 103 में देखा होगा कि आपका पर्यावरण इतिहास के ऊपर एक टॉपिक है। तो राइट, तो ये आपका एज ए शॉर्ट नोट पर्यावरण इतिहास आपका एमएचआई 103 के एग्जाम में आया था। राइट। तो इसको मैं एमएचआई 103 का भी सब्जेक्ट मान के चलती हूँ कि एमएचआई 103 आपने उसका पर्यावरण इतिहास वो भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम ये सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फर्स्ट चैप्टर भी उसी के ऊपर डिपेंड है। ओके। देखिए, पर्यावरण इतिहास लेखन, ये पर्यावरण इतिहास लेखन ये आपका एमएचआई 103 का ही है। ओके। इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है अंतःविषयक दृष्टिकोण। अंतःविषयक दृष्टिकोण क्या होता है वही इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतःविषयक दृष्टिकोण बताइए। ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड है कि महिलाओं की प्रकृति और महिलाएं, स्रोतों में विविधता, फिर यही पर्यावरण इतिहास के स्रोत क्या है। राइट। समझ में आ रहा है कि इतिहास, पर्यावरण का जो इतिहास है उसके स्रोत क्या है, पुरातात्विक और भौतिक, यानी कि जिसको हम मटीरियलिस्टिक जो आपके स्रोत होते हैं। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपमहाद्वीप क्या होते हैं। राइट। उपमहाद्वीप क्या होते हैं, ये उपमहाद्वीप कैसे बने हैं। देखिए, तो उपमहाद्वीप जो है ये भारत के 7 उपमहाद्वीप जो पूरा जो बना है, ये अर्थ जो है पहले एक साथ एक ही बड़ा ऐसे करके पूरा का पूरा एक ही भाग था। राइट। फिर ये इस आपस में क्या हुए, टूट के अलग अलग प्लेट्स बनी, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो खिसकी है जिससे कि एशिया की तरफ हमारा भारत बना है। और ये तीनों जो है अलग अलग हुए हैं। यहाँ पर आपका अमेरिका आ गया, इधर यूरोप, इधर एशिया, और यहाँ नीचे भारत आया। ये आगे एक चैप्टर भी है उसमें आपको मैं बताऊंगी कि उपमहाद्वीप, तो भारत के जितने उपमहाद्वीप थे वो मिलके बने हैं, जिसमें कि आपका भारत के साथ आ जाता है बंगाल, बंगाल आ जाता है, और बर्मा, भूटान, ये सब भारत के ही हिस्से थे हमारे। ठीक है। जो उपमहाद्वीप थे उसमें वो पूछ रहा है पर्यावरण इतिहास। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए पहले ही बताऊंगी कि पर्यावरण इतिहास होता क्या है। राइट। तो पर्यावरण इतिहास, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, बिकॉज मैंने अभी इसके लिए आपके लिए पूरे अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं। जो थोड़ा बहुत मेरे को बन पाया वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पूरी बुक समझ में आ जाएगी। ठीक है। पर्यावरण इतिहास क्या होता है। पर्यावरण, हमने इतिहास लेखन पढ़ा है कि सबने राजाओं के बारे में लिखा, वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, लेकिन पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण और मानव के बीच का क्या संबंध है, उसको कहते हैं पर्यावरण इतिहास। राइट। तो मानव और बीच का जो संबंध है उसके अंत्य विषय का क्या मतलब हुआ। अंत्य विषय का मतलब होता है कि जब मानव ने अपनी गतिविधियां करी, मानव ने समाज बनाया, उसकी संस्कृति डेवलप हुई, तो उससे पर्यावरण कितना प्रभावित हुआ। तो अब ये कितना प्रभावित हुआ, जो जो उन्होंने किया वो आज हम भुगत रहे हैं। राइट। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब औपनिवेशीकरण हमारे भारत में था, उन्होंने सारे जंगलों की कटाई कर दी। राइट। उन्होंने जो नील की खेती उगाई, अफीम की खेती उगाई, जिससे क्या हुआ, भूमि का बंजरपन हुआ। राइट। जिससे हमारा पर्यावरण जो इकोलॉजिकल सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ। तो उन्होंने जो किया उन उसका करा हुआ आज हम भुगत रहे हैं, कि जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है।
तो इसके बारे में, इसी चीज़ के बारे में, उसी को ही पर्यावरण इतिहास कहा जाता है कि मानव की गतिविधियों ने और संस्कृति ने किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित किया। मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, उसी के अध्ययन को पर्यावरण इतिहास कहा जाता है। राइट। आई होप सबको समझ आया होगा। आप इस पे भी पढ़ सकते हैं। इसका जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है ये आपका MHI 103 में भी जो टॉपिक है पर्यावरण इतिहास, उसमें भी सेम टू सेम यही आंसर आएगा आपका। राइट। इसमें सिर्फ आपका ये मांगा हुआ है कि इसने अंत्यविषयक चरित्र का एक उदाहरण के साथ भी समझाइए। कैसे हुआ, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। पर्यावरण इतिहास, जैसा कि नाम से पता चलता है, पर्यावरण और इतिहास के बीच के संबंध का अध्ययन है। यह ना केवल यह देखता है कि समय के साथ पर्यावरण कैसे बदलता है, बल्कि यह भी कि मानव गतिविधियों और समाज और संस्कृति ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया। राइट। उसके बाद आ जाता है कि पर्यावरण इतिहास का अंत्य विषय। अंत्य विषय का मतलब क्या हुआ। राइट। अंत्य विषय का मतलब होता है कि जब हम समाज के बारे में कि पर्यावरण कितना डिस्टर्ब हुआ है, तो हम क्या क्या करेंगे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। राइट। वहाँ का अर्थशास्त्र देखेंगे, वहाँ का सामाजिक देखेंगे, भूगोल वक्ता जो होते हैं, उन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा कि पर्यावरण कितना डिस्टर्ब हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। राइट। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कि पर्यावरण इतिहास एक अंत्य विषय है, यानी कि पर्यावरण इतिहास एक अंत्य विषय क्षेत्र है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ओके। पर्यावरण इतिहास एक अंत्य विषय क्षेत्र है जो समय के साथ मानव और प्रकृति दुनिया के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसका मतलब है कि यह इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को मिलाकर अध्ययन करता है। राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका जो आप एक एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो उदाहरण के लिए, एक इतिहासकार जो पर्यावरण परिवर्तनों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। यदि कोई इतिहासकार पर्यावरण के बारे में लिखता है, तो वो ये देखता है कि भूगोल वक्ता पर्यावरण परिवर्तनों के स्थानिक और क्षेत्रीय पैटर्न का अध्ययन करता है। अगर आपको पर्यावरण देख रहे हैं कि हाँ भी यहाँ पर की जलवायु कैसी है, नम्र है, यहाँ पर शुष्क है, यहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान है, या बारिश नहीं हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि बारिश ना होने का क्या कारण है। इस तरीके से वो स्थानीय क्षेत्रीय पैटर्न को अध्ययन करता है। पर्यावरण इतिहास का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव और प्रकृति के बीच जटिल संबंध कैसे कायम करता है और हम अपने पर्यावरण को बेहतर ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। यह हमें अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अगर अतीत में जो गलतियां की हैं, इतने सारे पेड़ काटे हैं, उसको हमें पता है कि अब हमको उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसलिए जो है पेड़ बचाओ अभियान और पेड़ लगाओ अभियान, जो भी योजनाएं चली है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी की जो कहते हैं कि भूस्खलन होता है, ठीक है, लैंड जो खराब होता है, जमीन खराब होती है, तो उसके बचाने के लिए हम पहले से ही उसका जो है सुधार कार्य करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए अब वो कहते हैं कि दो उदाहरण भी आपको बताने हैं। तो उदाहरण अभी आपको पहले का ही बताएंगे कि औपनिवेशीकरण। तो याद रखिए कि औपनिवेशीकरण ऐसा नहीं है कि भारत में ही औपनिवेशीकरण हुआ है। राइट। भारत को ही अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है, ब्रिटेन ने। अमेरिका पे भी उपनिवेशीकरण हुआ था। अमेरिका की भूमि पे भी उपनिवेशीकरण हुआ था। और अकेले यूरोप ने नहीं, पुर्तगाली ने और पुर्तगाली आए थे और स्पेनिश आए थे, डच आए थे और फ्रांसीसी आए थे। उन्होंने अमेरिका में उपनिवेशीकरण किया और उसमें जो वहाँ की जो भूमि थी उसको हथियाया और उसपे अपनी जो अवधारणाएं थी, है ना, उसको कैसे यूज करना है, उस वो लागू कर दी उन्होंने वहां पे जाके। इसलिए अमेरिका में, जैसे कि भारत में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ऐसी अमेरिका में भी डच भी रहते हैं, फ्रांसीसी भी रहते हैं, पुर्तगाली भी रहते हैं, स्पेनिश भी रहते हैं, नॉर्स भी रहते हैं। राइट। तो अमेरिका में उपनिवेशीकरण हुआ था और कैसे मानव ने गतिविधियों ने प्रकृति को प्रभावित किया और यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने अपनी भूमि उपयोग की अवधारणाओं को लागू किया, जो मूल अमेरिकी प्रथाओं से अलग थी, जिससे पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। राइट। मैं आपको अलग से समझा देती हूँ एक थोड़ा सा कि अमेरिका जो है उसमें उपनिवेशीकरण सबसे पहले यूरोपीय देश ने किया था, जिनमें से सबसे पहले थे नॉर्स।
ठीक है। नॉर्स ने जैसे कि होता है ना कि कब्जा कर लिया था एरिया पे, तो वो वहाँ पर जाके बस गए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोषण किया हो, इतना मतलब वो वहाँ पर जाके खुद ही बस गए वहाँ पर। अंग्रेज़ तो हमें लूटने के लिए आए थे, अपनी भी औद्योगीकरण करने के लिए आए थे अपने देशों का, उद्योग करने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग वहाँ जाके बस गए थे। अपनी बस्तियाँ इन्होंने बसा ली थी, जो अभी भी कायम हैं। नॉर्स और फिर बाद में स्पेनिश, फिर उसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच लोग शामिल थे। और 1050 ईस्वी में बस्तियाँ बसाई किसने? इन लोगों ने वहाँ पर। लेकिन लेकिन वो बस्तियाँ स्थायी नहीं थी। लेकिन जब 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा की, स्पेनिश, पुर्तगाली वहाँ के प्रमुख औपनिवेशीकरण शक्तियों के रूप में उभरे। बाद में फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने भी औपनिवेशीकरण स्थापित किया। किसमें? अमेरिका में, राइट। अब जब उन्होंने वहाँ पर अपना उपनिवेशीकरण किया, अपनी बस्तियां बना दी, तो उन्होंने अपनी ही जो उनकी धारणाएं थी, जो उनकी नीतियां थी, उन्हीं को लागू कर दिया। तो विस्तार में पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है विस्तार में, औपनिवेशीकरण में लोगों ने अमेरिका में क्या किया, अपनी जो उनके जो मूल निवासी थे, उनके तरीकों को चेंज करके अपने तरीकों को यूज़ किया, जो उनके समुदाय की ज़रूरतों और पर्यावरण की स्थिरता पर आधारित थे। ठीक है। उसके बाद है कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण जो उन्होंने किया, उसमें भूमि की निजी उनको उन्होंने भूमि की निजी संपत्ति के रूप में उपयोग किया। और उन्होंने भूमि का उपयोग अपनी किस लिए किया? अपनी कृषि के लिए, अपने व्यापार के लिए और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए किया। किसने? यूरोपियों ने, जो वहां पर आके बस गए थे। जिससे क्या हुआ कि पर्यावरण पर दबाव पड़ गया। क्या आया? पर्यावरण पर दबाव पड़ने लगा। और औपनिवेशीकरण के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया। जैसे भारत में हुआ था, ऐसे ही उन्होंने वहां पर भी इसका अंधाधुंध दोहन किया। वनों की कटाई करी, कृषि के लिए भूमि का विस्तार किया, खनिज का निष्कासन किया। यूरोपीय अपने साथ गेहूं गेहूं जैसी फसलें और पशुधन भी लेकर आए। और परिदृश्य में बुनियादी बदलाव आया। ठीक है, परिदृश्य में बुनियादी बदलाव आ गया। बिकॉज आपको 5 पेज का आंसर लिखना है, तो पूरा अपनी तरफ से इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें बनो कि इससे पर्यावरण इतिहासकार जो थे, जिन्होंने पर्यावरण इतिहास लिखा, उन्होंने जब इसका गहन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए पारिस्थितिक अध्ययनों के साथ साथ भूमि अनुदान और कृषि अभिलेखों के जैसे, भूमि अनुदान अगर हम किसी को भूमि देते हैं, तो उसमें जो रिटर्न सामग्री होती है, उसके दस्तावेजों का विश्लेषण किया। तब जाके हमें पता चला कि पर्यावरण को उन्होंने छेड़छाड़ की है। क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं, वो हमें कैसे पता चला कि उस समय कैसे हुआ था? जो दस्तावेज, लिखित दस्तावेज मिले थे, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास लेखन के स्रोत। ठीक है। तो यह दोहरा दृष्टिकोण ना केवल उपनिवेशीकरण की ऐतिहासिक समय रेखा को उजागर करता है, बल्कि आज भी कायम रहने वाली स्थायी परिस्थितियों, परिणामों को दर्शाता है। अब उसने बोला है कि 2 उदाहरण दीजिए, तो दूसरा उदाहरण एक और भी है। तो अमेरिका में जो भी उपनिवेशीकरण किया, तो उन्होंने वहाँ की जलवायु को परिवर्तन किया। और इतना ही नहीं, मैंने थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने वहाँ पर जो जैसे सूअर होता है, वो पशुपालन करना शुरू कर दिया अमेरिका में। किसने? यूरोपियनों ने, राइट। तो इस तरीके से अपने अपने तरीके, अपने भूमि अपना कब्जा करने लगा, निजी संपत्ति करने लगा, ये सब कार्य करने लगे, राइट। उससे इसके साथ आप एग्जांपल, अपने देश का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें मैंने लंदन और मैनचेस्टर का लिखा है, तो आप भारत में जो यूरोपियन ने अपना कब्जा किया, तो हमारी जलवायु को किया, पेड़ों की कटाई करी, तो वो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बड़ा चढ़ा के इसको लिख दीजिएगा। जैसे शहर में औद्योगिक का विकास, परिणाम स्वरूप वायु जल प्रदूषण, उन्होंने क्या किया? औद्योगिकरण किया। सेम वही जो भारत में हुआ था, ऐसी लंदन और मैनचेस्टर में भी हुआ था। तो पर्यावरण इतिहासकार औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रदूषण में वृद्धि का दस्तावेज के लिए सरकारी रिपोर्ट और साहित्यिक विवरण सहित ऐतिहासिक अभिलेखों का उपयोग करते हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ साथ विद्वान वैज्ञानिक अध्ययनों को शामिल करते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण है, जिसमें कि 1952 में लंदन के कुख्यात ग्रेट स्मॉग एक ऐसी केस स्टडी थी, जिसमें कि इतिहासकारों ने देखा कि 1956 के स्वच्छ वायु अधिनियम जैसे पर्यावरण सुधारों की शुरुआत का भी विश्लेषण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया था वहाँ पर। तो आधुनिक जलवायु संकट के
जब आधुनिक जलवायु संकट आता है, संदर्भों में संसाधनों के दोहन और सामाजिक लचीलेपन के बाद अतीत के प्राप्त सबक वर्तमान को पर्यावरण चुनौती के रूप में समझने के लिए आवश्यक है। इस बात का मतलब समझ आया? इसका कहना चाहता है कि जो अतीत में जिन जिन लोगों ने पर्यावरण का दोहन किया है, उसके उसका सबक आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि कटाई उन्होंने की, गंदगी उन्होंने फैलाई, औद्योगिकरण उन्होंने किया और जो पॉल्यूशन बनता है इकट्ठा, जो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्टर्ब करता है, वो आज के लिए हमारे लिए क्या बन गया है, एक तरह का संकट बन गया है। राइट, तो ये चीज है आपके लिए पर्यावरण इतिहास। राइट, 103 का यही तक टॉपिक है, पर्यावरण इतिहास। हम आगे बढ़ते हैं, अपना MHI 108 का नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, आई होप आपको बस इस चैप्टर में इतना ही लिखा है, जो जितना इस चीज में लिखा था वो सब मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है पर्यावरण और महिलाएं। आपका सेकंड चैप्टर है पर्यावरण और महिलाएं। राइट, ये रहा पर्यावरण और महिलाएं। ये देखिए, इसमें भी है क्या महिलाओं वाला क्वेश्चन? नहीं, महिलाओं वाला नहीं है। उसके बाद है अभिलेख, जो आपका जो पर्यावरण इतिहास हमको जहाँ से पढ़ रहे हैं, उसके अभिलेखीय स्रोत, यानी कि उसका जो रिटर्न दस्तावेज होता है वो क्या है। राइट, तो ये भी हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है, उन्होंने ये वाला चैप्टर इस बार के छोड़ दिया। तो आई होप अब दिसंबर के एग्जाम में आपका सेकंड चैप्टर आएगा, प्रकृति और महिलाएं। प्रकृति और महिलाओं का मतलब है कि प्रकृति को महिलाओं के साथ इस लेसन में कंपेयर किया है। राइट, और महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं को इको फेमिनिज्म का नाम दिया है। इको फेमिनिज्म का मतलब होता है कि महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंध को इको फेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इको फेमिनिज्म के बीच की मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषता ये है कि जैसे कि इन महिलाओं का शोषण किया जाता है घर में, उनको मारा जाता है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनका दोहन किया जाता है, उसी तरीके से मनुष्य ने प्रकृति का विनाश किया है, उसका दोहन किया है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की है। तो इसी दृष्टिकोण से कट्टरपंथी परिस्थिति, राइट, क्या ही कट्टरपंथी परिस्थिति नारीवाद जिसे हम कहेंगे। राइट, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, कट्टरपंथी परिस्थिति यानी कि जिस तरीके से महिलाओं का दोहन हुआ, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसी तरीके से मनुष्य ने प्रकृति का भी दोहन किया है, उसका उत्पीड़न किया है। राइट, तो यही चीज इस पैराग्राफ में बताई गई है। अपनी तरफ से बना के अच्छे से आप लिख सकते हैं। उसके बाद होता है सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद। पारिस्थितिक का नारीवाद का मतलब है इकोलॉजी। राइट, इसका मतलब है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को कल्चरल इकोलॉजी और जो रूढ़िवादी परंपरा है उसमें तो आपने दोहन किया है। उसके बाद सांस्कृतिक परिस्थितिक नारीवाद का मतलब है कि इस जैसे हम महिलाओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके चरित्र की पूजा की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है एक समाज में, तो वैसे ही संस्कृति के साथ हमारी इकोलॉजी सिस्टम जो है कंबाइन है, जिसमें कि हमने क्या किया है कि जैसे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ठीक है, हमारी संस्कृति की पूजा की जाती है कि पेड़ों को एक तरह का कहते हैं कि एक तरह का रिलेशन है, अच्छा रिलेशन, वो चीज है सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद। सामाजिक पारिस्थितिक नारीवाद यानी कि समाज में जैसे कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण दोनों के नुकसान देता है कि अगर हम महिलाओं को उत्पीड़ित करेंगे तो हमारा पूरा समाज जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पर्यावरण को नुकसान देंगे तो हमारा पर्यावरण का भी नुकसान होगा। तो इसी तरीके से मैंने आपका जो आंसर है, भाई आप इससे भी पढ़ेंगे, अपने आप बता देंगे। ये टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद, कट्टरपंथी पारिस्थितिक नारीवाद और सामाजिक पारिस्थितिक नारीवाद। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैंने जो आपका आंसर तैयार किया है ये मेरे को उससे ज़्यादा बेटर आपका बुक का लगा है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत लिखा था उस टाइम पे पिछले साल बच्चों के लिए जो मैं पढ़ा रही थी इनको। इको फेमिनिज्म एक तरह की विचारधारा है, नारीवाद और परिस्थितिक को जोड़ती है, और यह विचारधारा महिलाओं और प्रकृति के बीच एक विशेष संबंध बताती है। तो दोनों का शोषण एक पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण होता है।
प्रकृति का भी शोषण होता है और नारी का भी शोषण होता है। और कौन करता है? पुरुष प्रधान व्यवस्था करती है, जो कि नारीवाद सिद्धांतों का पर्यावरणवाद के साथ जोड़ता है। नारीवादी सिद्धांतों को पर्यावरणवाद के साथ जोड़ता है। इसका मानना है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों को पुरुष प्रधान समाजों के अधीनस्थ और शोषित कर दिया किया जाता है। इस सोच के बीच एक मजबूत बंधन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद इको फेमिनिज्म की शुरुआत किसने की? राइट, जो इको फेमिनिज्म बता रही हूं मैं कि मतलब कि महिलाओं का शोषण और प्रकृति के शोषण के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है इको फेमिनिज्म। राइट, तो इको फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? इको फेमिनिज्म शब्द को पहली बार 1974 में फ्रांसीसी नारीवाद फ्रांसवा डी ओबेन ने अपनी पुस्तक में ले फेमिनिज्म आ ला मोड के तरीके से शामिल किया था, में इस्तेमाल किया। हालांकि इसके विचार 1970 के दशक के अंत और 1980 के बाद के दशक में शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयोजित सम्मेलन में एक श्रृंखला के बाद लोकप्रिय हुए। तो इस सिद्धांत, जो उनके मुख्य सिद्धांत थे वो क्या थे? अब ये जो फेमिनिज्म है, इन्होंने क्या मुख्य सिद्धांत है ये जो लिखे हैं, ये आपकी बुक में हिंदी में जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और उसी को मैंने थोड़ा सा डेवलप करके लिख दिया है कि महिला और प्रकृति के बीच के संबंध को कैसे बताया है। पितृसत्ता का विरोध उन्होंने कि जैसे कि इको फेमिनिज्म पितृसत्ता महिलाओं का शोषण करता है। महिलाओं को कहते हैं कि पिता की जागीर है, मतलब जो जमीन जायदाद है उसमें पिता का ही, बेटे का हक होता है, बेटी का नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे, उन्होंने लैंगिकता का वो करके कहते हैं ना कि डिफरेंस करके उन्होंने जो है आपस में उस तरीके से ही प्रकृति का भी शोषण हुआ जिस तरीके से महिला का शोषण किया पितृसत्तात्मक में। तो लेकिन इको फेमिनिज्म में उस चीज का विरोध किया है। समझ आई? ये तो इको फेमिनिज्म के जो मुख्य पहलू थे जिसका विरोध किया गया है। तो इस समय कट्टरपंथी परिस्थितिक नारीवाद, जिसमें कि पितृसत्ता को विरोध किया है। फिर पर्यावरण संरक्षण की, महिलाओं ने पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया उसको बचाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद सहयोग और समानता का अधिकार, कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। राइट, तो ये तो इको फेमिनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपकी बुक ने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैंने इसमें दूसरे तरीके से। लेकिन जो मुझे सही लगता है कि आप इसमें तीनों पॉइंट जोड़ कंबाइन कर सकते हैं। राइट, कि इको फेमिनिज्म के मुख्य पहलू है कि कट्टरपंथी परिस्थितिक नारीवाद, सांस्कृतिक परिस्थितिक, सामाजिक परिस्थितिक, जिसको मैंने बताया है पितृसत्ता का विरोध, पर्यावरण संरक्षण और सहयोग और समानता। ठीक है, ओके ओके। हाँ, इको फेमिनिज्म एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो पर्यावरण महिलाओं के मुद्दों का एक साथ जोड़ती है। सेम वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है इस चैप्टर में। महिलाओं, हाँ दूसरा ये पीछे और छूट गया है कि उन महिलाओं ने जो है पर्यावरण आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। महिलाएं सिर्फ ऐसे नहीं है कि घर के ही काम के लिए थी, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में तो लिया ही था, उन्होंने इस पर्यावरण को बचाने के लिए भी कई कार्य किए, जिसमें से आपका सबसे पहला है चिपको आंदोलन। राइट, तो पहला है चिपको आंदोलन। आपने सुना होगा कि चिपको आंदोलन 1972 1973 में क्या हुआ था कि जंगलों की कटाई हो रही थी जिससे कि पेड़ों और जंगलों को खतरा था। तो महिलाओं ने क्या किया कि सबकी अपनी जमीन को बहुत, वो लोग अपनी जमीन को बहुत परवाह करती थी, इसे व्यावसायिक शोषण से बचाने के लिए दृढ़ थी। तो गढ़वाल के क्षेत्र के मंडल में कहाँ हुआ था? गढ़वाल के क्षेत्र के मंडल में छोटे से गांव में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और यहाँ ग्रामीण ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाने की शपथ ली थी। पेड़ों के साथ ऐसे चिपक गए थे गले लगाकर कि हम इस पेड़ों को कटने नहीं देंगे, उसी को ही चिपको आंदोलन कहते हैं। एज ए शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो आप इसमें पूरा इको फेमिनिज्म के बारे में भी लिख देंगे अच्छा सा 2 या 3 पेज का बना के, तो भी हो जाएगा कि महिलाओं ने पर्यावरण आंदोलन में क्या क्या किया। उसके बाद एक आता अप्पिको अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में अप्पिको आंदोलन हुआ था। इन्होंने भी पेड़ों को गले लगाना, अप्पिको का मतलब होता है गले लगाना, इन्होंने भी आंदोलन के लिए लकड़ी के लिए पेड़ों को व्यावसायिक कटाई को रोकना था, जिससे क्योंकि
क्या हो रहा था कि मिट्टी का कटाव और जल संसाधनों में कमी आ रही थी। मिट्टी का कटाव हो रहा था और जल संसाधनों में कमी आ रही थी, इसलिए उन्होंने सलकानी गाँव में, कहाँ पर? सलकानी गाँव में, अ, कर्नाटक के, वहाँ के जंगलों की रक्षा करने पर ध्यान दिया और लोग जो है स्थानीय लोगों को ईंधन की लकड़ी और चारा जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। इसलिए उन्होंने यही आंदोलन किया था, पीको आंदोलन। उसके बाद था साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन में क्या हुआ था कि केरल के पल्लड़गढ़ जिले में एक नमसदागर जंगल को एक प्रसारित जलविद्युत के लिए जो है कटाई कर रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, राइट? क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं देख रही हूँ 4 साल से चेंज होता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वो। कभी कभी लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं, कभी कभी जिसको हम सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगा और वही चीज़ आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ थोड़ा बहुत करके चले जाएंगे तो हम सोचेंगे पास हो जाएंगे, नहीं। अब जो है कहीं से भी कुछ भी दे रहे हैं वो, मैंने जितना नोट किया है कहीं से कुछ भी दे देते हैं वो। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में किया था, कि जिससे कि एक बांध परियोजना बनाई गई थी जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैली थी। इस परियोजना के अंदर क्या किया गया था कि 30 बड़े और 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाने की योजना थी। लेकिन उस योजना के अंदर क्या किया गया था कि 3,20,000 आदिवासी निवासियों के विस्थापन का खतरा था। यानी कि आदिवासियों को हटाया जा रहा था उस जमीन से, कि हम यहाँ पर नर्मदा बचाओ के लिए यहाँ पर हम बांध बनाएंगे। तो ये जो बस्तियां हैं, ये निवासी जो यहाँ रहते हैं, उनको हटाया जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि 37,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को खतरा था, राइट? तो इसके लिए भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया महिलाओं ने, राइट? तो देखो, प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए महिलाओं ने कितने कार्य किए, राइट? इसलिए महिलाओं का और प्रकृति का एक जो है संबंध बताया गया है, जिसको कि पारिस्थितिकी नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, इको फेमिनिज्म कहा जाता है, पारिस्थितिकी नारीवाद कहा जाता है। महिलाओं और पर्यावरण के बीच के संबंध को कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो थर्ड चैप्टर है, दैट इज स्रोतों की विविधता। अभिलेखीय। अभिलेखीय का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया है ना, कि लिखित दस्तावेज। तो उसमें आपका जो चैप्टर है उसमें तो पुरातात्विक और लिखित है। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये उसी थर्ड चैप्टर से ही आया है, कि उन तरीकों का मूल्यांकन कीजिए जिनसे अभिलेखीय स्रोत पूर्व आधुनिक काल में भारत के पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। अब मैंने कहा है ना कि रिटर्न दस्तावेज, अभी इसने लिखा तो नहीं है, इसने कहा अभिलेखीय स्रोत मूल्यांकन कीजिए। अभिलेखीय मीन्स रिटर्न दस्तावेज कौन कौन से हैं। हम सीधा ही स्टार्टिंग से पहले डिस्क्राइब कर देंगे कि पुरातात्विक खोजों से, हमें जो पुरातात्विक साहित्यिक खोज है उनसे हमें पता चलता है कि अतीत में पर्यावरण के क्या 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 हुआ था, पर्यावरण का कैसे दोहन हुआ, किस तरीके से हुआ। तो ये हमें रिटर्न में जो लिखा गया है उससे हमें पता चलता है उनके बारे में। और जो पुरातात्विक स्रोत है, जो खुदाई करके मिले हैं, जो नॉन रिटर्न है, तो वो तो इसमें नहीं मानी है, उन्होंने लिखित स्रोतों को बताया है, राइट? तो इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट चैप्टर में तो ये कि पुरातात्विक उदाहरणों से हमें क्या क्या मिली है, जिससे रिटर्न रिटर्न क्या है, रिटर्न स्रोत क्या है, अभिलेख क्या है। अभिलेख मीन्स जो रिटर्न में स्रोत है वो क्या है, पर्यावरण के अध्ययन के लिए, राइट? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो रिटन स्रोत है वो है ग्रंथ, पांडुलिपियां, पत्र, शाही फरमान, भूमि अभिलेख। शाही फरमान से मुझे एक चीज याद आ गई है, वो भी आपको बताती हूँ, कि मुगल साम्राज्यों ने क्या किया था। जो मुगल साम्राज्य फर्रुखशियर था, उसने क्या किया कि एक सुनहरा फरमान जारी किया था, सुनहरा फरमान जारी किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कि उसने क्या किया कि बंगाल को 500 रुपये पौंड में, 500 रुपये पौंड में बंगाल पे विजय फैक्ट्री बनाने के लिए दे दिया, और 1,000 रुपये पौंड पर पूरा मद्रास व्यापार करने के लिए दे दिया। मतलब साल के 500 रुपये और साल के 1,000 रुपये पे उसने कहा कि भाई तुम
अपना व्यापार कर लो। व्यापार क्या करना था, उन्होंने ज़मीन हथिया ली, व्यापार पे पूरी जगह उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। तो वही शाही फरमान, वही रिटर्न में जो था वो मिला, तभी तो हमें पता चला है कि बंगाल पे और मद्रास पे उन्होंने पौंड पे, वार्षिक पौंड पे उसको पूरा व्यापार करने के लिए दे दिया अंग्रेज़ों को। ओके, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। अभिलेखागार जो है वो सीधा-साधा है कि जो जिसमें लिखित तरीके से, अभिलेखीय तरीके से हमको स्रोत पर्याप्त हो, उसे आप अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखागार होता है कि जहाँ पर उनको रखा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अभिलेख जो है वो दुकानों पे मिल जाएँगे कि भई हमें मुगलों का फरमान दिखा दो। राइट? तो वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? तो उसको बोलते हैं अभिलेखागार। ये ग्रीक शब्द का आर्कियोन से आया है और जिसका अर्थ है मजिस्ट्रेट के निवास से है। यानी कि आपके जो ये अभिलेख हैं, ये सरकारी भंडारों के अलावा धार्मिक संस्थाएँ होती हैं या वाणिज्य संगठन होते हैं या विभिन्न अभिलेख होते हैं, वहाँ पर इनको रखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आम दुकान पे मिल जाएगा कि वो उस समय का हमें अभिलेख दिखा दो। नहीं, वो आपको मिलेगा भंडारों में, धार्मिक संस्थानों में और वाणिज्य संगठन में, राइट? तो ये हमारे एक पैराग्राफ आपका यहाँ से बन गया कि कहाँ पर वो स्रोत होते हैं। अब वो स्रोत कैसे होते हैं? ठीक है। अगर शैक्षणिक स्रोत होंगे, शैक्षणिक मीन्स लिखित कॉलेज के दस्तावेज होंगे, तो वो कॉलेज के अभिलेखीय शैक्षणिक दस्तावेज होंगे कि इस जमीन पर ये वाला कॉलेज इस समय में बना था, इस समय इन इन लोगों ने बनाया था। तो वो उसी कॉलेज के अभिलेखीय गार शैक्षणिक दस्तावेज में संरक्षित करते हैं। व्यापारिक अभिलेख होता है जैसे कि निगमों में, जैसे यहाँ से हमारा आयात और निर्यात हो रहा है, तो वो कहाँ पर होगा? व्यापारिक अभिलेखागार, जो से निगमों से जैसे खाद्य निगम, वस्त्र निगम, इस तरीके से निगमों से में रखा जाता है। सरकारी अभिलेखागार जो कि राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, तो वो ऑब्वियसली राष्ट्रीय संस्थानों में ही रहेंगी। गैर लाभकारी अभिलेखागार जैसे कि जो अस्पताल होते हैं और जिस तरीके से हम कहेंगे कि अस्पताल होते हैं और कोई न्यू योजनाएँ होती हैं, जैसे बच्चों की प्रस्तुति जिस टाइप का होता है कि यहाँ यहाँ जन्म हुआ है, तो उस तरीके के जो लेखागार होंगे वो कहाँ होते हैं? संगठनों से जुड़े होते हैं, जो वित्तोष पोषण अक्सर पर दान से होता है। कि अस्पताल को हम इतना दान दे रहे हैं, यहाँ पर हम ज़मीन बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये चीज़ें स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, जो कि दान से संबंधित होते हैं, जिसे गैर लाभकारी अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है? तो एक विशेष अभिलेखागार होता है कि जिसमें लोकगीत, जनजातीय संग्रह और जिसे हम क्या कहते हैं मेमोरियल, क्या उसको हम म्यूज़ियम कहा जाता है जिसे, ठीक है? जैसे कि वैज्ञानिक तौर पे जैसे खोज हुई है, जैसे छोटी-मोटी रिसर्च होती हैं, तो जो होती है तो उसको हम कहते हैं ना कि ये म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ये जो अभिलेख होते हैं, ये म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, जो कि विशेष संगठन होते हैं, संस्थाएँ होती हैं, वो इन अभिलेखों को रखती है। ठीक है? और जैसे इसमें लिखित सामग्री में हमारा क्या-क्या आ जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये मैं आपने 103 में भी पढ़ा होगा, महाभारत, रामायण, राइट। अब तो इनकी बुक्स बन गई है जो हमें मिल गई है, लेकिन जो ओरिजिनल महाभारत जो वाल्मीकि जी ने रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो रियल के ऋग्वेद ताम्रपत्र में लिखे गए हैं, वो कहाँ होंगे? वो तो म्यूजियम में ही होंगे ना, वो दुकानों पे तो नहीं मिलेंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर है आपका, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन। मैंने आपको बताया ना कि जलवायु कैसे परिवर्तित हुई है। अभी जो आपने अमेरिका का और उस औपनिवेशीकरण का जो एग्जाम्पल दिया है, वही चीज़ हमको रिटर्न में चाहिए। रिटर्न के स्रोत क्या हैं? तो वो जो मैंने आपको इस चैप्टर यहाँ पर बताया है कि हमें कहाँ से मिला है ये, इसके आगे जो जलवायु परिवर्तन है वो ये है। उदाहरण के लिए जैसे 1952 में लंदन में कुख्यात ग्रेट स्मॉग एक केस स्टडी, ये चीज़ इसमें आएगी। उदाहरण के लिए लंदन और मैनचेस्टर में के दौरान जो जलवायु प्रदूषण हुआ है वो चीज़ आएगी।
किसी फैक्ट्री से धुआं आ रहा है और या फिर किसी व्यक्ति का जो कहते हैं कि वेस्टेज होता है वो पानी में डाल देते हैं, तो उस पानी में हमने चेक किया तो उससे दस्तावेज मिला कि उस समय वहाँ पर उस पानी में गंदगी फैलने से प्लेग फैल गया, ठीक है? या फिर कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी फैल गई है। तो वो सब चीज़ें हमें क्या करता है, अभिलेखागार से हमें ये पता चलता है, ठीक है? तो वो रिटर्न में कई लोग लिख देते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है? आई होप उसमें स्रोतों में विविधता, ठीक है? ये चीज़ पर्यावरण प्रॉक्सी में आपको बता देती हूँ क्या होती है, ठीक है? उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ, उसके बाद आपका आ जाता है पर्यावरण अनुकूलन, पूरा पर्यावरण और अनुकूलन, राइट? ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन, फिर उसके बाद आ जाता है कि पर्यावरण अनुकूलन का मतलब होता है कि जो मानव ने स्टार्ट की थी बस्तियां बनाना, जो स्टार्ट करी थी, इसके लेसन का क्या मतलब है कि पर्यावरण और अनुकूलन, अडेप्टेशन, पूरा पर्यावरण, पैलियो इन्वायरमेंट का मतलब है कि मानव की जब उत्पत्ति हुई उसने क्या किया, बस्तियां बनाना शुरू किया, राइट? अब बस्ती बनाएगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी जहाँ ना पानी होगा ना उसकी वनस्पति होगी और वो वहां जाके बस जाएगा, नहीं, वो मानव बस्तियां बनाएगा अपनी भौगोलिक परिदृश्य पर, राइट? भौगोलिक परिदृश्य के ऊपर अपनी मानव बस्तियां बनाएगा, यानी कि वहां पर जब वो बस्ती बनाएगा तो वहां पर पानी भी होना चाहिए, नदी भी होना चाहिए, झरना जैसे कहेंगे पानी का झरना होना चाहिए, तो वो वहीं पर जो है मानव अपनी बस्तियां बनाएंगे जहाँ पानी होगा, थोड़ी भूमि होगी जहाँ पर वो खेती करेगा, राइट? तो उस तरीके से जहाँ पर वो संबंध एक दूसरे से व्यापार होगा, और उसके बाद होगा कि जैसे कि वहां पर क्या हुआ, जब बस्तियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर वो दूसरी और बस्तियों में जाता है, वहां पर से उसका संपर्क होता है, वो व्यापार शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी है कि बस्तियों से फिर पहले उसने औजार बनाया, फिर खेती करी, राइट? फिर खेती करी, फिर उसने अन्न उगाया, राइट? फिर उसने इस क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिया, मानवीय बस्तियां बनी। तो वही चीज़ लिखा है कि मानव बस्तियां परिदृश्य जो है वो ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी के लिए जो है अन्य आवश्यक सामग्रियों से भरपूर क्षेत्र होते हैं, वो वहीं पर रहेगा। उसी से हमारी क्या डेवलप हुई, सभ्यताएं डेवलप हुई, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारी जो सिविलाइजेशन है, जो ये सारी सभ्यताएं हैं, वो सारी कहाँ पर बनी, नदी के किनारे बनी थी, राइट? क्योंकि जब वो खेती करने लगा तो उसको पास पे क्या चाहिए था, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वो बस्तियां कहाँ बनी, हम हमारी सारी जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं थी, वो कहाँ बनी, पर्वतियों पर, पहाड़ियों पर, मैदान, तट, रहने की क्षमता प्रभावित करती थी। तो उसी तरीके से वो वहीं पर ही रहता था जहां पर उसको सारी चीजें, जिस तरीके से वो पर्यावरण पे क्या हो, अनुकूल हो, अडेप्टेशन हो, राइट? और फिर जब उसने देखा कि एक इस जमीन पर खेती नहीं की जा रही है, अब ये खेती के लिए नहीं है, तो उसने क्या किया, वहां से पलायन किया, ठीक है? जिससे क्या हुआ, झूम खेती हुई। झूम खेती के अंदर क्या हुआ कि इन व्यक्ति 6 महीने एक जगह फसल उगाता था, फिर वो मिट्टी जब खराब हो जाती थी, उसमें वो चीज़ दोबारा नहीं उग पाती थी, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करता था। फिर वहां पर जो घास फूस जो थोड़ी बहुत थी, वहां पर उसका पशुचारण होता था, पशु वहां पर खाते थे, ठीक है? अपना विसर्जन, वो मलमूत्र त्याग करते थे, तो जिससे वो भूमि दोबारा उपजाऊ हो जाती थी। फिर वो दोबारा फिर दूसरी जगह जाके खेती करता था, फिर उसे छोड़ता था, फिर दोबारा आता था, ठीक है? इसे कहते हैं झूम खेती। एक 6-6 महीने के, 1-1 साल के डिफरेंस में जब खेती की जाती है, तो उसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है? उसके साथ वो क्या कहते हैं कि गाँव बसने लग गए, ठीक है? गाँव बसे, फिर नगरीकरण आया, किस तरी पहले नगरीकरण आया, सारी सभ्यताएँ हुई, व्यापार हुआ, ये सब आप तो मेरी पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, कैसी हमारी सिविलाइजेशन हुई। 101 वाले सब्जेक्ट जो है आपका, राइट? उसके बाद यहाँ पर होता है कि जो भौगोलिक स्थिति थी, उसमें एक आपका क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप के गठन की उत्पत्ति कैसे हुई। उपमहाद्वीप मैंने आपको बताया ना कि उपमहाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से भारत जो है एशिया का टकरा के ऊपर एशियाई प्लेट पर टकराया जैसे ही, तो वहां से हमारे पर्वतों की श्रृंखला बनी, राइट? तो हमारी इस पूरा जो अर्थ है, वो इस तरीके से अर्थ जो थी, वो एक पूरा एक पेंगुआ जो है, पेंगुआ करके द्वीप था, ये पूरा भारत में ऐसे था, ठीक है? फिर क्या हुआ कि जब क्ले
खिसकी तो एक इस तरफ को आ गया, वो था आपका गोंडवाना और एक पेंगुआ। गोंडवाना के अंदर आपका पूरा आपका अमेरिका वगैरह आ जाता था। फिर उसके बाद जब टेक्टोनिक प्लेट खिसकी तो ये यहाँ से एशिया से भारत जो का हिस्सा जो है वो अलग हो गया और ये ऊपर जाके इसके साथ टकराया और जैसे ही टकराया उससे क्या हुआ, पर्वतीय श्रृंखला बनी। ठीक है, वही चीज इसने यहाँ पर देख रखा है कि प्लेट टेक्टोनिक उत्तर उत्तर की ओर बहाव हुआ, जिससे भारतीय प्लेट के बाहरी प्रक्रिया का हिस्सा वो क्या हुआ कि मैं आपको वैसे बता देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है कि यही चीज़ है कि जब आपका ये हिस्सा है इस तरीके से ये यहाँ पर ये यूरोप का हिस्से में कट गया, यहाँ पर अमेरिका का और ये ऐसे अरब का था। तो इस ये वाला हिस्सा जब टूटा तो टूट के जब ये अलग ऐसे घूमने लगा तो अलग जैसे घुमा ये ऊपर की जो ये वाली प्लेट थी उससे ऐसे टकराया। ठीक है, जैसे ही टकराया तो ऐसे टकराने के बाद पर्वत ऐसे उठ गए। कोई चीज़ जो भारी चीज़ होती है वो नीचे आती है और हल्की ऐसे ऊपर चली जाती है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ बन गई, राइट? तो इस तरीके से भारत जो बना, ओके, इसमें बताती हूँ। ये भारत जब ऐसे बना, राइट, तो भारत ऐसे बना तो यहाँ पर ये आपका अमेरिका सॉरी अफ्रीका आ गया। ठीक है, यहाँ पर अरब, फिर यहाँ पर ये पूरा हमारा क्या है, ये एशिया है, एशिया महाद्वीप के साथ टकराया तो यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला बन गई। क्या बन गई? पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो बनी भारत की, राइट, अब ये जो भारत की ऐसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला जो बनी है ये क्या हुई है ये, ठीक है, ये जो भारत की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी उससे क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से ठंडी हवा बर्फीली हवा आती थी वो रुक जाती थी। ठीक है, और यहाँ से जब पवन आती थी तो वो इससे टकराती थी और यहाँ पर क्या होती थी, बारिश होती थी, जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सदाबहार वन बने, उष्णकटिबंधीय वन बने, शीतोष्ण सदाबहार वन बने। तो ये जो जलवायु है, जो श्रृंखला है, ये जलवायु भारत के लिए क्या थी, अनुकूलित थी। ठीक है ना, जो पर्वत श्रृंखला बनी है तभी जाके हमारे जो यहाँ पर 6 महीने हर मतलब अलग अलग सर्दी गर्मी बरसात, वरना तो इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं आती थी कि यहाँ पर पूरा बर्फ ही जमी रहती पूरे एशिया भारत में। तो वो जो पर्वत श्रृंखला बनी है टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से, टकराने से, उससे ये पर्वत श्रृंखला इसलिए बनी है कि पूरी जलवायु एक्यूरेट भारत के लिए, कि भारत की यहाँ पर लोग आराम से रह सकें। इसलिए ये जो बनी जो ये पर्वत श्रृंखला बनी है जिससे हमारी जलवायु बनी है, किसकी, भारत की जलवायु बनी है। ठीक है, जिससे सर्दी गर्मी बरसात ये सब चीजें होती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सदाबहार क्षेत्र, तो ये बने हैं सारे इस टेक्टोनिक की प्लेट के खिसकने से। तो ये जो भारत का जो ढांचा है वो कहता है कि कहानी जो है वो गोंडवाना नामक प्राचीन महाद्वीप से शुरू हुई, जो लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया। अब ये जो टकराया था जो भारत के साथ ऐसे करके, ये जो द्वीप था ये था गोंडवाना, गोंडवाना, और जब इसका हिस्सा टूट के ये ऐसे ऊपर टकराया, एशियाई प्लेट से टकराया, ठीक है ना, एशियाई प्लेट से टकराया तो क्या बना, लार्सिया जिसे हम कहते हैं पेंगुआ के साथ, तो ये यहाँ से ऐसे टकराया तो भारत ऐसे बना और ये नीचे चली गई। आप इसको वीडियोग्राफी में यूट्यूब में भी उसमें देख सकते हैं, गूगल में, ये आपका पिक्चर पूरा फोटोग्राफी बड़ा अच्छा लगता है इसको देखने में। ठीक है, तो वो टेट्रॉनिक से तो उससे हमारा वर्तमान अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक शामिल। तो 200 मिलियन वर्ष पहले भारत की जलवायु जो बनी थी, वो पेड़ बने सॉरी पहाड़ जो बने थे उसी प्लेटों से, टेक्टोनिक से, उतार चढ़ाव से हमारी क्या बनी है, एक बजाय आसपास टेक्टोनिक प्लेटों से क्या बना है, भूमध्य रेखा के पार शीतोष्ण समाकाश, वही चीज लिखी है कि बृहत टकराव, टकराव के कारण बनी थी ना, और फिर उससे क्या बनी, हमारी पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज इसमें लिखी है। ठीक है, तो ये चीज है आपके इस वाले चैप्टर में, पूरा पर्यावरण अनुकूलन। ठीक है, काफी लंबा हो रहा है ये वीडियो लेक्चर। उसके बाद हमारा जाता है नदी, डेल्टा और दोआब। पार्ट 2 में आपको मैं आधी बुक पूरी का सब एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मिलते हैं पार्ट 2 में, नदी, डेल्टा और दोबाब में आपको बताऊंगी। ओके, आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा कि अगर आपको मैं ऐसी बुक समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अभी जितना हो सकेगा मैं आपके एग्जाम से पहले आपकी जो MHI 10 111 है और 10110 है वो मैं आपको पूरी बुक ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।